वेलकम एवरीवन। इन्हीं के बीच में से एक नया ग्रुप बना जो कि स्टार रिलीजियस ग्रुप है, जो कि अपना खुद का ही एक नया ग्रुप बनाना चाहते थे, जो कि एक ही भगवान को फॉलो करेंगे। ये नॉन सॉर्सरर बन के रहेंगे, यानी कि इनके पास में कोई पावर्स नहीं रहेगी। जो जुजुत्सु सॉर्सरर होते हैं वो काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज के लिए पाबंद किया जाता है कि वो नॉन पावरफुल लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। आखिरकार वो वक्त आ ही जाएगा जब इन लोगों का ग्रुप आगे जाके काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर इनके जो लोग हैं, अगर इन लोगों ने इस एसिमुलेशन को देख लिया होता, यानी कि रिको का टेंजेंट सर के साथ में मिल जाना और उसके बाद में पावर्स का इधर से उधर आगे जाके शिफ्ट हो जाना, तो जो ये वाला ग्रुप है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। तो ये अपने भगवान को फॉलो भी नहीं कर पाते। तो इसी चक्कर के अंदर इस रिको को मारा गया, यानी कि वेसल को ही जान से मार दिया गया, ताकि टेंजेंट सर कभी भी अपनी पावर्स को एक्सचेंज ना कर पाए। और अगर कुछ और गड़बड़ करते तो जो करा था उस वक्त, जिस वक्त वो उसे ओकाहामा लेकर गए थे, अब उस वक्त हुआ ये था कि टोजी फोन नहीं उठा रहा था, किसी चीज को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो जस्ट एक सिक्योरिटी पर्पज से इन लोगों ने कुरोई को रख रखा था, ताकि उसे जान से नहीं मारेंगे, ताकि कहीं ना कहीं टोजी को ही ब्लैकमेल कर सके। लेकिन टोजी ने अपना तो काम पूरा करके दिखा दिया। टोजी इन सब बातों को सुनकर कह रहा था कि चलो अच्छी बात है, जो भी हुआ हमारा काम हो गया, अब तो मुझे अच्छी खासी पार्टी वगैरह दे सकते हो। लेकिन इस आदमी को कुछ खास पसंद नहीं था पार्टी वगैरह करना, लोगों से मिलना जुलना, तो मना कर देता और कहता है कि मैं लोगों से सिर्फ उतना ही मिलता हूँ जितना मेरा काम है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। टोजी अब यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे सबसे शानदार सीन आता है, जो कि जुजुत्सु काइसेन के अंदर मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देता है कि भाई साहब, लास्ट वाले एपिसोड के अंदर गोजो सातोरू को जान से मार दिया गया था, लेकिन नहीं, गोजो सातोरू कैसे मर सकता है, वही तो मेन कैरेक्टर है यार। तो वो यहाँ पे एक भगवान के जैसे वापस प्रकट हो जाता है। अब इसे भगवान कहें कि राक्षस कहें, ये तो कुछ भी कह लो, लेकिन उसने अपनी ऐसी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके बारे में बताना शुरू करता है। टोजी को पता था कि जरूर उसने अपनी रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। गोजो यहाँ पे कहता है कि तुमने मेरे गले पे वार किया था, अच्छा हुआ कि तुमने मेरे सर पे वार नहीं किया, अगर तुम मेरे सर को काट देते या खत्म कर देते तो शायद मैं भी मर जाता। लेकिन ना तो वो कोई कर्स टूल था, ना ही तुमने मेरे सर पे वार किया, और मैंने अपनी एनर्जीज को रिवर्स कर दिया। मैंने बिल्कुल भी हीलिंग पावर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता तो मेरी और ज्यादा पावर्स चली जाती। कर्स एनर्जीज नेगेटिव होती है, जिसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते ही वो पॉजिटिव में बदल गई और मेरी इन पावर्स को बढ़ा दिया गया। आज तक मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन आज तक मैंने करा नहीं था, और आखिरकार जब मैं बिल्कुल मौत के मुंह पे खड़ा था तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, जिसे देख के मुझे मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चुना गया है इसके लिए। टोजी का कहना था कि अच्छा बेटा, तो तू अब मुझे हरा के दिखाएगा, ले आजा फिर। जिसके बाद में ये दोनों अपनी वापस से फाइट करना शुरू कर देते हैं। गोजो वापस से अपनी इन्फिनिटी पावर को इनेबल कर देता है, जो कि पहले डिसेबल हो रखी थी। तो अब वापस से टोजी के जो भी वार आते जा रहे थे वो स्लो होते जा रहे थे। तो एक भी चीज गोजो को नहीं लग रही थी, एक भी वार नहीं लग रहा था। वो हवा में मस्त उड़ता हुआ अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि रिवर्स टेक्निक का एक बार फिर से इस्तेमाल कर देता है, जिसका नाम रेड था। और इससे कहीं ना कहीं टोजी को बहुत अच्छी खासी चोट लगती है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी वगैरह टूट सकती थी। लेकिन टोजी यहाँ पे कहता है कि अच्छा हुआ मेरी एक भी हड्डी वगैरह नहीं टूटी। वो खुद को वापस से वार्म अप करता है और यही सोच रहा था कि भाई गोजो के पास में क्या क्या पावर्स है। इन्फिनिटी पावर, जो कि सारे चीजों को उसके पास भी नहीं आने देती है। ये दूसरा रेड पावर, इसी के साथ में एक ब्लू कलर की पावर भी थी, जिसका इस्तेमाल उसने पहले भी करा था। अब यहाँ पे जिस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा था वो लिमिटलेस टेक्निक थी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ज़ेनिन खानदान में तो ये बारे में पता ही नहीं है। और जो गोजो का खानदान है, कहीं ना कहीं सब लोगों को ये पावर मिलती भी नहीं है, और अगर मिलती भी है तो सबको पता भी नहीं होता है। गोजो ने ये पावर खुद से बना ली है, फाइनली वो इसका इस्तेमाल भी कर पा रहा है। टोजी को लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं वो फंसने वाला है, और इसी के साथ में अपनी चेन को फेंकता भी है। लेकिन गोजो अपने अलग ही धुन के अंदर था, वो अलग ही जोन के अंदर चला गया था। वो ना तो किसी को परेशान करना चाहता था ना कुछ, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत समझ रहा था। अब उसे एक एक चीज की वैल्यू हो रही थी। जो लिमिटलेस टेक्निक थी वो ज़ेनिन खानदान के भी बहुत कम लोगों को ही पता थी, लेकिन खैर ये बात टोजी को भी अच्छे से पता थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा ही सॉर्सरर था। अब यहाँ पे गोजो ने दो बड़ी बड़ी पावर्स को एक साथ मिलाया, एक रिवर्सल और एक एम्पलीफायर। तभी यहाँ पे जो दो पावर्स मिक्स हुई तो उसी पर्पल कलर की पावर बनी है, जिससे कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया। टोजी को लग भी रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और इतनी ही देर में मतलब ऑलमोस्ट आधा मामला खत्म हो चुका था। गोजो ने इमेजिनरी टेक्निक पर्पल बना दिया था, जिससे कि टोजी की आधी बॉडी कट गई थी, हाथ और ऊपर का जो भी हिस्सा वगैरह था वो टूट के नीचे गिर गया था। और ये चीज के ऊपर टोजी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई साहब ये गोजो को नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। मतलब गोजो यहाँ पे एक अच्छे इंसान के जैसे पूछ लेता है टोजी से कि बता भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा वगैरह है तो बता दे। तो यहाँ पे टोजी कहता है कि वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा बेटा है, जिसे जल्द ही 2-3 साल बाद में ज़ेनिन खानदान को बेच दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो गाइस किसकी बात कर रहा है, वो यहाँ पे बात कर रहा है मेगुमी की। तो कहता है कि अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। अब यही वो रीजन था, हम कह सकते हैं फर्स्ट सीजन के अंदर गाइस आप लोग पहुंच जाओ, जहाँ पे गोजो ने मेगुमी को अडॉप्ट करा था जब वो बच्चा था बिल्कुल। जिसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि गेटो जो है उसके पास में टोजी का कर्स स्पिरिट आके उसे अडॉप्ट करने के लिए कहता है। गेटो यहाँ पे पहुंच जाता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के एक जगह पे, जहाँ पे काफी सारे लोग थे, क्लैपिंग कर रहे थे। इसी के साथ में हम गोजो को भी देखते हैं, जिसने अपने गोद के अंदर रिको को उठा रखा था, क्योंकि वो उसकी बॉडी को ले आया था। गेटो कहता है कि तुम काफी ठीक लग रहे हो, इसका मतलब है कि तुम शोको से मिल के आए हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि गेटो को भी काट पीट दिया था, तो उसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। गेटो को यही लग रहा था कि उसकी गलती है, क्योंकि उसने रिको का ध्यान नहीं रखा। लेकिन गोजो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती
गलती नहीं है। जो गोजो है वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और गेटो को ये भी कहता है कि क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए, तो यहाँ पे गेटो मना कर देता है कि नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, तो जो करने वाला आदमी है वो तो कहीं और बैठा है, तो हमें शायद उसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे गोजो कहता है कि लोगों को मारने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है क्या, मकसद भी होना चाहिए क्या। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे गेटो को उसने प्रोवोक कर दिया है या फिर उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया है, जैसे कि वो किसी को भी हार्म कर सकता है। और जो गेटो है वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर सारे लोगों को देख रहा था और गोजो वहां से निकल जाता है। गेटो यहीं पे खड़ा रह जाता है और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड फाइनली यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही गजब का कमबैक था गोजो का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो आप लोगों को ये कमबैक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पहले की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब अब खत्म हो गई है। सीधा सीन हमें गोजो, गेटो और शोको पे शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे गोजो जो है अपनी कुछ टेक्निक्स को बढ़ा रहा था, कह सकते हैं कि 5-10 साल पुरानी बात है। तो आराम से वो उस वक्त पे प्रैक्टिस किया करता था जब वो खुद अपनी पावर्स को इंक्रीज किया करता था। इस वक्त उसने ऐसी पावर का इस्तेमाल किया था जिससे कि वो अपने शार्प ऑब्जेक्ट को अपने से दूर रख सके। हम सबको पता है कि उसके पास में इन्फिनिटी पावर है, तो वो अभी नई पावर को एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ पे तीखी चीजें, शार्प चीजें उससे दूर रहे और जो चीजें उसे नुकसान ना पहुंचाती हो वो भले ही उसके पास आ जाए। अब वो चाहता था कि काश उसके पास में एक ऐसी पावर भी बन जाए जो कि पॉइजन के बारे में पता लगा सके, ताकि उसके पास में पॉइजन तक भी ना आए। गोजो बताता है कि कैसे वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और ज्यादा इनहांस कर चुका है। ब्लू और रेड पावर्स को वो जल्दी जल्दी चेंज कर सकता है, शफल कर सकता है। अब इन सब से होगा क्या कि जो उसकी जो लिमिटलेस टेक्निक है वो उसे हर वक्त चालू रखनी पड़ेगी। अब उससे भी ये होगा कि उसकी खुद की पावर भी ड्रेन होती रहेगी, लेकिन इसी के साथ में वो एक रिवर्स टेक्निक भी स्टार्ट रखेगा जिससे कि जो उसकी लिमिटलेस वाली पावर है उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और उसका दिमाग फट ना जाए। क्योंकि अगर वो हर वक्त अपनी कर्स एनर्जी को स्टार्ट रखेगा तो पोटेशन है, क्योंकि आज से 10 साल पहले गोजो ये चीजें नहीं कर पाता था, लेकिन जल्द ही वो इन चीजों पे भी अपना स्पेशलिटीज कर लेगा। लेकिन उससे पहले उसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इसी के कारण वो शोको से कुछ चूहे भी मांग लेता है कि भाई मुझे कुछ चूहे दे दो, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लूंगा। गेटो को कहीं ना कहीं जेलसी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि गोजो अपनी प्रैक्टिस से दिन ब दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। शोको कोई खास मिशन पे जाती नहीं है, गेटो को भी अपने हिसाब से काम दिया जाता है और गेटो की पावर कोई खास इंक्रीज भी नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे गेटो भी बताने लगता है कि कैसे वो अपना काम तो कर रहा है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा वाला जो कि कर्स स्पिरिट्स बढ़ती जा रही है। वो ये काम कर करके परेशान हो गया था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बात ले रहा था, लेकिन साथ ही साथ में थॉट्स जो थे उसके दिमाग में बहुत ही बेकार वाले आ रहे थे। कह सकते कि वो नेगेटिव आते जा रहे थे कि आखिर वो किसके लिए ये सब कर रहा है, वो आखिर सॉर्सरर बना क्यों था, लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कौन से लोग जो शायद अच्छे भी नहीं है। हालांकि ये चीजें रियल लाइफ में भी गाइस होती है कि लोग अच्छे नहीं है, फिर भी हम उनके साथ में चीजें अच्छी करते हैं। सेम यहाँ पे गेटो के साथ में भी यही चीज हो रही थी कि वो अब खुद के सॉर्सरर बनने पे भी क्वेश्चन कर चुका था। वो बार बार में बस कर्स स्पिरिट्स को मार के उन्हें अब्सॉर्ब करता था, खा जाता था, तो वो बहुत ही गंदा टेस्ट करती थी। किसी गंदगी को कपड़े से साफ करके उसे खाना, तो वही चीज अभी गेटो फील करता जा रहा था। गेटो को पता था कि वो जो भी कर रहा है बहुत ही गजब चीज था, कि गेटो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा है। उसकी आंखें ऐसे लग रहा था बहुत डल हो गई है। तभी वो अपने एक जूनियर से बैठ के बात कर रहा था कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम आखिर सॉर्सरर क्यों बने। तो ये लड़का कहता है कि सर मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था एक्चुअली बनने से पहले, बस मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ और मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ, बस इसलिए। इसी वक्त यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, बड़े बड़े बाल, बॉडी वगैरह भी बनी हुई थी, जो कि आते इन दोनों लड़कों को पूछती है कि तुम बताओ आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। तो ये जो जूनियर था वो बोलता है कि मुझे तो थोड़ी चालू लड़कियां पसंद है, रंगीली लड़कियां पसंद है। लेकिन गेटो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं करता। वो कहता है कि जब तुम किसी को जानते नहीं हो तो आखिर जवाब क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पे ये जो जूनियर था वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को भी देख के पहचान सकता हूँ कि कोई कैसा हो सकता है। गेटो इसको काफी ज्यादा सरकाज़्म में लेता है और कहता है कि अगर तुम पहचान सकते होते कि कौन कैसा है तो फिर तुम यहाँ कभी नहीं बैठे होते। अब ये लड़की काफी ज्यादा समझदार थी, तो वो कहती है कि गेटो ने तुम्हें टॉन्ट मारा है और तुम अभी भी इसे नहीं समझ पाए हो। तो भी ये लड़का हंसी मजाक करके यहाँ से निकल जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जानता हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं। अब ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि यूकी है, फर्स्ट ग्रेड की सॉर्सरर है। तो यहाँ पे गेटो ने पहले भी इसके बारे में सुना था, नाम वगैरह। तो यूकी बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या तुमने मेरे बारे में सुना है, बताओ जरा क्या सुना है। तो गेटो जो भी ओरिजिनल बात होती है वो बता देता है कि तुम एक नंबर की निकम्मी लड़की हो, कहीं जाती वाती नहीं हो, किसी भी मिशन पे आज तक तुम गई नहीं हो, तो ऑब्वियस बात है तुम तो फेमस ही हो। अब यूकी का कहना था कि उसे यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की जो भी पॉलिसीज है वो पसंद ही नहीं है, इसी चक्कर में वो खास इन्वॉल्व रहती भी नहीं। सही इंसान था, मैंने पूछने की भी कोशिश करी, यानी कि यूकी कहती है कि वो उसे मिलना भी चाहती थी, लेकिन टोजी ने कोई खास जवाब नहीं दिया था। उस वकी का कहना था कि जो सॉर्सरर है उनमें से कभी भी कर्स एनर्जी लीक नहीं करती है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनमें से ये